अब यहाँ तक जो हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी जो है वो हमारी थ्योरी रिलेटेड थी, सही है। इस इस चैप्टर के अंदर एक अदद फार्मूला है, सही है, और वो फार्मूला हमारे पास है फैराडे लॉ का, सही है। हमने फैराडे लॉ पढ़ा है कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ओके। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, सो ईएमएफ इंड्यूस is basically equal to the change in magnetic flux linkage over the change in time, okay। एंड चूंकि इंड्यूस ईएमएफ है, सो वी आल्सो पुट अ नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन जो है वो लेंस लॉ का है, ओके। दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द लेंस लॉ, सही है। और जो पूरा लॉ है बाकी इसके अलावा, नेगेटिव साइन के अलावा, वो बाकी जो है वो फैराडे लॉ है, सही है। तो लेंस लॉ आपको ये बताता है कि आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस किस डायरेक्शन में हो रही है, सही है। तो वो आपको पता चल जाएगा, लेट्स से अगर आपने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे, ये आपने अप्लाइड ईएमएफ है, सही है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, सही है, बस आपको ये बताता है। और आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये इसका फार्मूला बेसिकली आपके पास ये आता है, अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहो। सो ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हमारे पास होता है बी ए एन और डेल्टा टी, ओके। सो बैंड टेन मैंने इसका नाम रखा हुआ है, सही, आसानी के लिए। तो ये हमारे पास जो है ना ईएमएफ इंड्यूस का फार्मूला होता है, सही, आसान सा फार्मूला है, ये याद होने वाला फार्मूला, ओके। सो ये एक फार्मूला। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जैसे हमने सोलिनॉइड देखे, जो कॉइल हमने देखी, सही है, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल के अंदर जो करंट है, उसका एक फार्मूला होता है, ऑल्दो दिस फार्मूला इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन वो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल या सोलिनॉइड इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट एन आई, ओके। और आपके पास जो है वो एन नंबर ऑफ टर्न होता है, म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आई जो है वो करंट होता है। यहाँ पे चीज़ें समझना मकसद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस करंट, ओके, एंड दैट्स इट, सही है। कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो इंड्यूस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, बस ये चीज़ समझना मकसद है, क्यों, क्योंकि आगे ग्राफ में आने वाली है, सही है। और कभी कभार जो है एक एक तीसरा रिलेशन हमने पढ़ा था, वो तीसरा रिलेशन हमने हॉल हॉल इफेक्ट का पढ़ा था, सही है। सो उसके अंदर हमने कहा था वी एच हॉल वोल्टेज इज इक्वल्स टू बी आई ओवर एन टी क्यू, ओके। यहाँ पे हमने कहा था कि भाई जो हॉल वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड से और करंट से, एंड डिवाइडेड बाय एन टी क्यू, राइट। ये तीन फॉर्मूला आपको बस सिर्फ याद होंगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी ग्राफ के चैप्टर में, सही है। तो अब आपके पास जो है तुम देख सकते हो कि पहले बल्कि चलो मैं तुम्हें ग्राफ की कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद जो है ना बेसिकली हमने क्या करना है, हमें ईएमएफ का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हॉल वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चार ग्राफ है, उनके बीच में इंटर कन्वर्जन हमें आनी चाहिए, बस ये हमें देखना है, सही हो गया। और अब जो ग्राफ होता है वो बेसिकली हम जो है ना हॉल हॉल प्रॉप को हम इस्तेमाल करते हैं। हॉल प्रॉप जो है वो हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना मेजर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। और हॉल प्रॉप हम क्या करते हैं, हॉल प्रॉप को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देते हैं, ओके। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स में लिख देता हूँ, सही है। आपके पास जो है वो हॉल प्रॉप यूज टू डिटेक्ट या measure the magnetic field, सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट, आफ्टर कैलिब्रेशन, आफ्टर कैलिब्रेशन, ओके। और कैलिब्रेशन का तरीका जो है वो हमने पहले देखा था कि आप जो है उसको पहले नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और वहाँ से वोल्टेज ले लोगे, फिर नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, और वहाँ से जो है वो आप उसका नया वोल्टेज निकाल लोगे, राइट। तो ये हमारे पास पहली चीज़ हमने देख ली थी। अच्छा जी। और अच्छा हम क्या कहते हैं, सो प्लेस द हॉल प्रॉब perpendicular to the field to the field to get the maximum value, ओके। ये आपने दो काम करने होते हैं, सही है। और अब इसके जो ग्राफ बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे वो हमने सिर्फ समझना है, सही।
तो मतलब हमें ये नहीं देखना कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, चेंज किस तरह से होंगी, हमें बस ये देखना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ किस तरह से, सही है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास जो है अम, हम्म, अच्छा जनाब, ग्राफ ले आते हैं। सही है। सो अब अगर मैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। सो अब आपके पास जैसे भी ग्राफ बन रहा है, इसका जो भी शेप बन रहा है, लेट्स अज्यूम दैट इस ये शेप बन रहा है इसका, सही है। तो अगर मैं इससे जो है वो मुझे इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, सही है। तो अच्छा जी, ग्राफ ये आ गया, सही है। सही, ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ को मुझे क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ को मुझे बेसिकली कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, मुझे कन्वर्ट करना है इंड्यूस ईएमएफ के ग्राफ में, सही है। इंड्यूस ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। अब देखो उसके लिए तुम्हें बस एक रिलेशन पता होना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड को और इंड्यूस ईएमएफ को रिलेट करता हो, सही है। सो तुम्हें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस इज एक्चुअली इक्वल टू बैंड टेन, बैंड टेन, सही है। तो अब तुम्हें पता है कि बेसिकली जो पहले वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो दूसरे वाला ग्राफ पे मतलब इस ग्राफ के ग्रेडियंट को तुमने दूसरी जगह पे प्लॉट करना है, ओके। क्योंकि तुम्हारे पास बी ओवर टी जब तुम निकालोगे, हाँ ए एन जो है वो कांस्टेंट है, तो वो उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। सो ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ जो है वो तुम्हारे पास इस तरह से दिखेगा, राइट। सो पहले ग्राफ का जो है तुम ग्रेडियंट बनाओगे, जो दूसरा ग्राफ तुम्हारे पास आ जाएगा, राइट। लाइक यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट ग्राफ एंड यू हैव टू प्लॉट द ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट ग्राफ ऑन अनदर ग्राफ, ओके। ये आप कर रहे हो, ओके बच्चों, ये बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर, आगे। परफेक्ट। अच्छा जनाब, ये हमने निकाल लिया ग्रेडियंट और उसके लिए हमने फार्मूला ये इस्तेमाल किया, सही है। अच्छा जनाब, अब अगर आपके पास जो है सही है, ये मैंने एक बात कर दी, सही है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास जो है ना वो हॉल वोल्टेज का ग्राफ बना हुआ है, सही है। हॉल वोल्टेज का मेरे पास ग्राफ बना हुआ है। हम्म, सही है। सो लेट्स से मेरे पास जो है ना हॉल वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, सही है। वी एच, सही है, और टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, सही है। हॉल वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बना हुआ है, सही है। अब मुझे जो है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, सही है। हॉल वोल्टेज के ग्राफ को इंटर कन्वर्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ में, सही है। सो उसके लिए तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। सो तुम्हें पता है कि भाई हॉल वोल्टेज और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारे पास आ जाएगी एन टी क्यू, सही है। सो हॉल वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, ओके। सो जो शेप जो है वो हॉल वोल्टेज के ग्राफ का होगा, वही शेप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ का होगा, ओके। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल उसी का सेम शेप बन जाएगा, लाइक दिस, ओके। तो अब ये इंटर कन्वर्जन आएगी, सही है। ये आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। और अब जब जब आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, तो तुम इस तरह से बना दोगे, क्योंकि तुम्हें रिलेशन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बैंड टेन, सही है। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू बैंड टेन, सही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम बच्चों, कोई कोई मसला? नहीं सर, समझ आ गई। आ रही है, सही। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वांटिटी है जो कि हमारे पास है करंट, ओके। और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ग्राफ बना हुआ है, सही है। सो सही है, करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ग्राफ बना हुआ है, मैं ले लेता हूँ भाई, ओके। आई विद रिस्पेक्ट टू टी, सही। सो उसका जो ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से यू बना हुआ है, सही है, ऐसा बना हुआ है। तो अगर आपने इसके ग्राफ को कन्वर्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के ग्राफ के अंदर, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ फिर आपको किस तरह से दिखेगा? अब आपको फॉर्मूला पता है, सही। ऑल्दो ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन
जब भी क्वेश्चन में कुछ इस तरह का कोई ग्राफ देगा ना, तो वो क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला कोड कर देगा। ओके, अब ये फॉर्मूला, अब तुम्हें पता है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ करंट का होगा वो एग्जैक्टली सेम ग्राफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का भी तुम बना दोगे। सही हो गया, ये बना दिया तुमने मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेप बन जाएगा। सही, बस यहाँ पे तुम चेंज करके लिख दो बी। सही है। अब तुम्हें इस मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, तो उससे इंड्यूस ईएमएफ ये बन जाएगा, राइट। या उस मैग्नेटिक फील्ड से तुमने जो है वो हॉल वोल्टेज का ग्राफ बनाना है, तो हॉल वोल्टेज ये बन जाएगा। ओके, क्योंकि हॉल वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा सेम शेप बनती है। ओके, जैसे अगर तुम्हारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी है। सही है, मैं एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, आई होप सो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सही है, कि तुम्हारे पास जो है मोमेंटम है। सही है, मोमेंटम का तुम्हें अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है लाइक दिस। ओके, सही है, और वेलोसिटी की वैल्यू मैं तुम्हें दे दूं 0 से लेकर 20 तक। ओके, और जो मास है वो उसका मास है 20 kg। सही है, तो अब तुम्हारे पास जो मोमेंटम का ग्राफ जो बनेगा, वो जस्ट तुम क्या करोगे, 0 × 20 करोगे तो ग्राफ 0 से तो स्टार्ट होगा, और 20 × 20 करोगे तो 400 हो जाएगा। सही है, सो ग्राफ जाएगा तो 400 तक, लेकिन सेम शेप फॉलो करेगा। ओके, सो ये बस तुम्हारे पास जो है ना, लाइक नंबर जो है वो ग्राफ शिफ्टेड तो होगा बट सेम शेप का होगा। ओके, सो ये बस मुझे जो है ना तुम्हें समझाना है। ओके बच्चों, ये समझ में आ रही है तुम लोग को? सारों को आ रही है? यस, जिन्होंने लेट भी क्लास ज्वाइन की है तो उनको भी आनी चाहिए, आसान जो चीज़ है ये। ग्रेडियंट है वो तो सेम, वो फर्क रहेगा। ग्रेडियंट क्या होगा? वो फर्क होएगा। ग्रेडियंट फर्क नहीं होगा, बल्कि ठीक है, हाँ मतलब होना चाहिए। नहीं नहीं, कंप्लीटली होगा होगा जो होगा, भी लेकिन ग्राफ ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट चेंज होगा, डिफरेंट होगा। सही है, क्योंकि आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ना, तो ग्रेडियंट भी सही डिफरेंट सही। हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा। सही है, ये बात अब्दुल्ला तुम लोग को भी आ रही है? तुम लोग के जहन में बैठ रही है बात? सर रिपीट करेंगे? किस चीज़ को रिपीट करूँ? जी। मैं किस चीज़ को रिपीट करूँ? सर जो अभी आपने ग्राफ को बताया था। देखो, मैंने ग्राफ में ये बताया कि भाई अगर मेरे पास दो ग्राफ है, सही है, एक ग्राफ है मेरे पास मोमेंटम का, सही है, एक एक स्पीड टाइम ग्राफ है। सही है, और वो लेट्स से इस तरह का दिख रहा है। ये आ गया, दो ग्राफ है मेरे पास। सही है, ऊपर वाले ग्राफ को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ग्राफ जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। सो जो स्पीड जो चेंज हो रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड तक चेंज हो रही है। सही है, इन अ टाइम ऑफ लेट्स से 10 सेकेंड। ओके, और मैंने ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी ये स्पीड है चेंज हो रही है, वो आपके पास है 20 kgs। ओके, अगला समझ रहे हैं? जी। और मैं इसको ना यहाँ पे मोमेंटम पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ। ओके, सो अब आपको इक्वेशन पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। ओके, सो मोमेंटम आपके पास होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास आपके पास है 20 और वेलोसिटी आपके पास 20। सही है, सो मास 20 है, वेलोसिटी 20, मल्टीप्लाई करोगे 400 बनेगा। यस, जी। सही है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 होगा। सो ग्राफ स्टार्ट यहीं से होगा, और ग्राफ जो है वो एंड यहाँ पे होगा। सही, विद एट 400। ओके। ओके, और जो है वो सर। 10 सेकेंड तक ही होगा, राइट। क्लियर हो गया? जी। सो देखो, जी। ग्राफ सेम शेप फॉलो कर रहा है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा शिफ्टेड है। मतलब अगर आप इसको फुल स्केल पे देखोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ छोटा दिखेगा, मोमेंटम टाइम ग्राफ बड़ा दिखेगा आपको, राइट, बट शेप सेम है। ओके, ये मुझे समझाना है। ओके, सिमिलरली सर। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि अगर आपके पास दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, अब यहाँ पे आपके पास मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, राइट, मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, तो इस वजह से आपके पास सेम शेप बन रहा था। ओके, सही है क्लियर सर, है? समझ आ गया। ये अच्छा जनाब, चलो। और इसी वजह से हमारे पास जो है ना, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो कहानी आपको दिख रही है, ये यहाँ पे भी इसी वजह से हो रही है। सही है, अच्छा, अभी ये जो हमने ग्राफ पढ़े हैं, अभी अब मैं जो है ना क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन यही वाले ग्राफ मुझे समझाने हैं। सही है, तो जरा भागना नहीं, यहीं रहो, और ये वाले जरा ग्राफ मुझे बनवाओ। सही, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ का ग्रेडियंट है, कौन से ग्राफ का जो है ना वो सेम शेप है। सही है, बहुत आसान सी चीज़ है, एक दफ़ा समझ लोगे जिंदगी आसान रहेगी। सही है, आ जाओ, मेरे पास है, कल की क्लास में जो है ना फिर हम थोड़ी उसकी थ्योरी वगैरह देख लेंगे। थ्योरी मैंने वैसे बता दी है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि थ्योरी कर लें, थोड़ा सा अगर टाइम ज़ाया कर लेंगे कल की क्लास में तो कर लेंगे, वरना देख लेंगे क्या हिसाब किताब बनता है। अच्छा जी, अच्छा, वैसे तुम लोग ने जो न्यूक्लियर है वो पूरा हो गया, जी। और उसके क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो, या क्वेश्चन दिए नहीं स्कूल वाले? क्वेश्चन हमने क्लास में किया था ये क्वेश्चन, फिर बाद में अभी करना है। और कितने दिए उन्होंने? सर वो पास पेपर की बुकलेट में होते हैं जितने होते हैं। कितने होते हैं, मतलब टॉपिकल सर। एटलीस्ट कितने होते हैं? एटलीस्ट आई थिंक 10 तो होंगे, 10 से 11। अबे साला, शर्म नहीं है तुम्हें बोलते हुए ये बात? 10 या 11 से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी?
नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, बुकलेट उन्होंने दी है उसमें इतने क्वेश्चन हैं। अबे मतलब तो यानी तुम कोई और कहीं से जुगाड़ नहीं करते? हाँ कहीं से, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से कर लेंगे अच्छा, पास पेपर। चलो बेहतरीन है। अम्म, अच्छा जी, ओके आ जाओ। चलो खैर है, अगला अगला चैप्टर हमने भी मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्टार्ट करना है। तो मेरे पास तो खैर हैं 100 क्वेश्चन है मेरे पास पड़े, 50 80 100 क्वेश्चन तो अच्छी होंगे बात, मेरे पास, अच्छी बात है। है ना? ये मैंने जुल्म करना है, अभी टेंशन ले लो बेटा, सर उस वक्त बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस कवर करवा दिएगा। करवा दूंगा भाई। तुम लोग ने वो स्कूल में किया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस? जी जी स्कूल में किया हुआ है, लेकिन हमें लाइक मुझे बेहतर आइडिया चाहिए था थोड़ा सा। ओके डन है डन है। तो पहले क्या करें, न्यूक्लियर कर लें या फिर ये सब कर लें? मर्जी ऐसा न्यूक्लियर कर लेते हैं, न्यूक्लियर यार मसला मैं नहीं है। सोच रहा हूँ कि पहले ना सिलेबस निपटा लें, फिर उसके बाद जो जो चैप्टर में तुम लोग के मसले मसाले ना वो देख लेंगे। मैं ऐसा सही सोच सर। रहा हूँ। अच्छा जी। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इसके ग्राफ के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ग्राफ से रिलेटेड कैलकुलेशन तो नहीं करनी। कुछ ग्राफ देखते हैं, आ जाओ, ये वाला ग्राफ है। कौन करा रहे कोई एक बंदा करा दो, आ जाओ। अब्दुल्ला तुमसे ही तुम ही तंग करते हैं। आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन करवा दो। देखो ट्रांसफार्मर की डिटेल सिलेबस में नहीं है, ओके, लेकिन एज ए सर, एग्जाम्पल। बोल बोल बोल, क्या मसला है? सर मुझसे ना करवाएं सर, मैंने अबे मुझे चुप कुछ ना। भी नहीं आता। अबे अबे मैं हूं ना यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई है ना तेरे साथ। डोंट वरी। अच्छा जी, खैर तुमने बस देखो ये ऑल्टरनेटिंग ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ट्रांसफार्मर के साथ रिलेटेड है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, निकल चुकी हैं, बस सिर्फ हमें ये देखना है। और क्वेश्चन रीड कर लो यार, क्वेश्चन रीड कर लो। पार्ट ए नहीं दिखाएंगे सर? पार्ट ए तो हट गया ना। पार्ट ही नहीं है सिलेबस में, छोड़ दो उसको। ओके। Part B, figure 6.2 shows the variation with time of the current IP in a primary coil. There is no current in the secondary coil. Sahi. अच्छा They have जनाब। given us graph for current over T and I think number of coils over T. सही है जनाब, और ये इन्होंने अब वो आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ मांग रहे हैं और ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ मांग रहे हैं। अच्छा जनाब। चलो अब ये कह रहे हैं। Part 1, complete figure 6.3 to show the variation with time T of the magnetic flux in the core. सही है। अब हमें जो है ना कहाँ गया ये रहा। सही है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, सही है। सो अब मैं इक्वेशन तुम्हें रिलेट करूँ, तुमने बस सिर्फ शेप बतानी है, सही है। कॉमन सेंस से बताना है, कोई चीज़ याद नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉमन सेंस से बताना है। सही है। फ्लक्स लिंकेज होता है हमारे पास बी साइन थीटा, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स है जिसका हमें ग्राफ बनाना है, और हमारे पास बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया है, सही है। बी को हम रिलेट कर लेते हैं करंट से, क्योंकि हमारे पास कॉइल्स हैं, सो ये होता है एन म्यू नॉट आई, सही है। और साइन थीटा, सही है। सो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है करंट के साथ, ओके। तो ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए आपके ख्याल में? Figure 6.3 का सर? यस। अच्छा ये मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम है एंड आई ओवर टी बिल्कुल। का रिलेशन डायरेक्टली साइन डायरेक्टली का। प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जी देखो जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ऊपर वाले ग्राफ की कॉपी पेस्ट करनी है तुमने, सही है। ओके ओके। सो ये आ गया लाइक दिस, सही है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लाइक दिस, ओके। अच्छा जी, नीचे आ जाओ। अच्छा ये ई ओवर टाइम अगेंस्ट टाइम। सही है। अच्छा जी, और तुमसे कह रहा है कि एमएफ इंड्यूस बना दो सेकेंडरी कॉइल में। सही है। अब आपको पता है कि भाई आपके पास जो है जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है ईएमएफ इंड्यूस ई इज इक्वल्स टू फ्लक्स ओवर टाइम, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो आपको नीचे ड्रॉ करना है इसके लिए, सही हो गया। लेकिन समझते हैं? नेगेटिव है ना, तो ऑपोजिट नहीं हो जाएगा? यस। वेरी गुड। चलो सर। अच्छा जनाब, सो क्या करें, कैसे करें? हमारे पास जो है ये स्टार्ट होगा जहाँ पे बेसिकली। जीरो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ पे वो है मैक्सिमम वो जीरो हो जाएगा। हाँ सही, और ये लाइक दिस, राइट। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम, उल्टा चल रहा है, ओके, समझ गया ना? एंड सर जस्ट टेल मी एक थिंग कि हम्म। ये हमने नेगेटिव जीरो से नीचे से क्यों स्टार्ट किया है?
क्योंकि हमारे पास ऊपर से जो क्यों निकाल? जो हमारे पास क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ रही है, सही, विद अ नेगेटिव ओके, साइन है, सही है। तो चलें जब आप सर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि जो इंड्यूस क्वांटिटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सही, तो इस वजह से उल्टा ग्राफ बन रहा है। ओके। चलो ये निमट गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, ये ग्राफ करवा दो, कौन करवा रहा है? अच्छा जनाब, क्वेश्चन 6 है, 7 है, ओके। सो हमने फिलहाल इतनी लंबी कोई चीज़ नहीं करनी यहाँ पे, अभी फिलहाल सिर्फ ग्राफ बनाने से ही। उसने कहा स्टेट द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, और आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके आ जाओ भाई, इब्राहिम जरा करवा दो ये वाला क्वेश्चन प्लीज। यस इब्राहिम। सर रीड करना है। हाँ, क्या मतलब रीड करना है, सॉल्व नहीं करवा सकता क्या? सर रीड कर लेते हैं। अरे यार तुम लोग जलील करा रहे हो यार मुझे। सर अच्छा चलो समझा कोई। करें ना, सर थोड़ी अच्छा समझ गया, डन है डन है। प्रिपरेशन। The magnetic flux density B in the coil is now made to vary with time t as shown in figure 6.2. सही हो गया। इन्होंने एक ये दिया हुआ है, हाँ जी। On figure 6.3, sketch the variation with time t of the EMF E induced in the coil. सही हो गया। अब देखो तुम्हें जब भी इंटर कन्वर्जन आएगी ग्राफ की, तुम्हें एक इक्वेशन आनी चाहिए जो पिछले ग्राफ को अगले ग्राफ से रिलेट कर सके, सही है। पीछे तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, आगे तुम्हें जो है वो ईएमएफ इंड्यूस दिया हुआ है। तुम्हें पता है ईएमएफ इंड्यूस इज नेगेटिव बैंड टेन, सही है, बैंड टेन, सही है। तो अब तुम्हारे पास जो ऊपर वाले ग्राफ है, अब इस फॉर्मूला को देख के हम बता सकते हो कि ऊपर वाले ग्राफ का हम क्या चीज इस्तेमाल करें, ग्रेडियंट, एरिया या सेम शेप? अब इतनी सेंस होनी चाहिए Same shape ही होगी। है। देखो ऊपर वाला ग्राफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और हमें ई निकालना है। अच्छा अच्छा। सो अगर हम इसके ग्रेडियंट को इस्तेमाल हाँ जी, करेंगे, ग्रेडियंट होगी। तो वो हमारे पास जो है ये देगा, सही है। सो मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितना ग्रेडियंट आ रहा है इस वाले पोर्शन के अंदर? 0। जीरो, गुड हो गया, सही है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव ग्रेडियंट है, सही है, लेकिन क्वांटिटी नेगेटिव में होती है तो हम इसको नेगेटिव ग्रेडियंट में ले जाते हैं, सही है। ओके, ब्लॉक बनेगा क्योंकि जी, वो पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है, राइट। अच्छा जनाब, और हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट, आपको जो ये वाला ग्रेडियंट है ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव वाले से ज्यादा ये बड़ा है, वो ओके। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ओके, इज दैट क्लियर? जी। सही है, और फिर ये हमारे पास जीरो। ओके, क्लियर हो गया। चलिए जनाब, ओके। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन हो गया, और अभी मैंने सिर्फ ग्राफ कराने, जो ग्राफ में हम करके आ रहे हैं वो ग्राफ हमने करने हैं, सही है। सो ये सारे जो है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ हैं, जो इससे रिलेटेड ग्राफ है वो मुझे देखने हैं। आगे जाके आएंगे, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके आ जाओ भाई। सो यहाँ पे तुमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन, अब इसकी जरूरत नहीं, आ जाओ भाई, ये बात जरा रीड कर ले भाई प्लीज। A large horseshoe magnet has a uniform magnetic field between its poles. The magnetic field is zero outside the space between the poles. A small Hall probe is moved at a constant speed along the line xy that is midway between and parallel to the faces of the poles of the magnet as shown. ओके, अच्छा, थोड़ी सी कहानी अगर समझ लो। आपके पास हॉल प्रॉब क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं, ओके। एंड हॉल प्रॉब आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सही है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा, सही है। हमने ये अजम्पशन कर रखी होती है कि बिटवीन द मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ओके। तो इसका मतलब है एज सुन एज वो यहाँ से एंटर करेगा, उसकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, जो भी उसका जो रीडिंग होगी वो रीडिंग मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही बाहर निकलेगा रीडिंग जीरो हो जाएगी। इतना समझ रहे हैं भाई? Yes. अब आ जाओ जरा ये कहानी रीड कर लो। An EMF is produced by the Hall probe when it is in the magnetic field. The angle between the plane of the probe and the direction of the magnetic field is not varied. On the axis of figure 5.2, sketch a graph to show the variation with time t of the EMF Vh produced by the Hall probe. परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब आपके पास अगर आप हॉल हॉल वोल्टेज की इक्वेशन देखो, सो हॉल वोल्टेज की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वी एच इज इक्वल टू बी आई ओवर एन टी क्यू, सही है।
हम ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सही है, कि जिसके अंदर जो है ये हम यही वाली यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास हॉल वोल्टेज डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इस हॉर्शू मैग्नेट की होगी, सही है। इस हॉर्शू मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, सही है, वो मैग्नेटिक फील्ड आई जो कि उस हॉल प्रॉप के अंदर से करंट जो गुजर रहा है वो, सही है, जो पावर सप्लाई आपने लगाई हुई होगी वो, सही है। एन इज द मटीरियल कैरेक्टरिस्टिक नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर आपके पास होता है। टी इज द थिकनेस ऑफ हॉल प्रॉप एंड क्यू इज द चार्ज, ओके। सो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही, आई भी चेंज नहीं हो रहा, सही है। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, सही है। और साथ में जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, यू आर नॉट चेंजिंग द एंगल एज वेल, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ओके। तो जैसे ही हॉल प्रॉब रीजन के बाहर होगा तो आपको जो जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, रीजन के बाहर होगा जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये बात तो फॉर श्योर है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही अंदर हॉल प्रॉब एंटर होगा तो इट विल मेजर अ कांस्टेंट इंक्रीज इन वोल्टेज, क्योंकि आपके पास जो है कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगी, ओके। सो आपके पास इस तरह का एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, राइट, लाइक दिस, सही है। अगर तो आप वेलोसिटी चेंज करते, या अगर तो आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करते या करंट चेंज करते, तो ये वाली वैल्यू फिर आपके पास इस तरह से बनती है, उस तरह से बनती है, ओके। बट यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, राइट, यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, एग्जैक्ट सेम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा, ओके। सो वो आपको कांस्टेंट हॉल वोल्टेज देगा, समझ रहा भाई? जी सर। सही है। फेरेडे लॉ हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ओके। आगे आ जाओ, ये पार्ट भी कर लो। The Hall probe in B is replaced by a small coil of wire. The coil is moved at constant speed along the line XY. The plane of the coil is parallel to the face of the poles of the magnet. On the axis, sketch a graph to show the variation with time t of the EMF in the coil. हम्म अभी जो कॉइल है वो आपके पास है, इज रिप्लेस विद ए स्मॉल कॉइल, फाइन। तो अच्छा जनाब, मुझे एक बात बताओ कि कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन बता सकते हो बात? इंडक्शन की क्या कंडीशन होती है? फिर वो परपेंडिकुलर वो करंट से। है, ऐसा होता है? अरे चीज चेंज होनी चाहिए, नहीं, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कट होना चाहिए, नो, राइट? समझ रहे हैं? याद आ रही है? नहीं याद आ रही? देखो, नहीं। नहीं देखो, अगर आपके पास जो है, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के अंदर इंडक्शन, तुम्हें किसी भी क्वांटिटी के अंदर मतलब तुम्हें किसी को गुस्सा दिलाना है, तुम्हें उसको उसको कोई छेड़खानी उसके साथ करनी पड़ेगी, राइट। सो आपको कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी किसी चीज़ को इंड्यूस करने के लिए, सही है। ये सिंपल सा रूल है, सही, ये नेचर का रूल है, सही है। और इंडक्शन भी उसी नेचर के रूल में, तुम सोते से बंदे को उठा के पूछो भाई तू सो रहा था, तो उसकी सड़ जाएगी, सही है। तो अब ये जो मूड चेंज हो रहा है, ये बेसिकली ये इंड्यूस या इंडक्शन हो रही है, जो कि आपने एक्सटर्नल चेंज, आपने उसको तंग किया या उसको जगाया, उसकी वजह से हो रही है, सही। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास जो इंडक्शन होती है, जब हम अप्लाइड क्वांटिटी के अंदर चेंजेस करते हैं तो इंडक्शन हो जाती है, ओके। सो अब यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाद में जो हमने हॉर्शू मैग्नेट लगाया है वो कांस्टेंट है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, ओके। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कॉइल एंटर करोगे, सो एट द पॉइंट ऑफ एंटरिंग, सही है, एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उस कॉइल पे जीरो से मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे चेंज आएगा, सही, इधर आपके पास चेंज आएगा, सही है। और फिर थ्रू आउट द मैग्नेट वो कांस्टेंट ही रह रही है, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। एंड एज सुन एज यू मूव आउट, तो आपके पास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम से जीरो आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक चेंज आएगा, ओके। समझ रहे हैं भाई? सो दो चेंज आपको दिख रहे हैं, सही है, एक ये चेंज एंट्रिंग पे दिख रहा है, एक चेंज जो है वो आपको एग्जिट पे दिख रहा है, इसके अलावा चेंज ही नहीं है, सही है। सो आउटसाइड द रीजन कोई चेंज नहीं है, आउटसाइड द रीजन कोई चेंज नहीं है, इनसाइड द रीजन भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ कांस्टेंट है, ओके। बट एट द स्टार्टिंग आपको एक चेंज दिखा, आपको एक पल्स दिख जाएगी, एंड एट द लीविंग आपको एक और चेंज दिखा, आपको एक पल्स दिख जाएगी, ओके। समझ रहे भाई? जी। सही हो गया? ऊपर से जा रही है, मुझे लग रहा है तुम लोग ऐसे मामू बना रहे हो मुझे, क्यों हैं? नहीं आ रहे समझ हो? आ गया। चलो मान लेते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से, सही है, हॉल वोल्टेज बना रहे हैं अभी, बिल्कुल हॉल हॉल वोल्टेज इस तरह से बन जाएगा, सही है। और तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल में द करंट सोलेनोइड स्विच ऑन स्विच ऑफ, जब तुम स्विच ऑन करोगे तो तुम्हारे पास करंट दिखेगा, जब स्विच ऑफ करोगे तो आपके पास ये इस तरह से दिख जाएगा, सही। ये ग्राफ इनके रट्टे वाले ग्राफ हैं, एक दफा समझ लो उसके बाद रट्टे से भी काम चल जाएगा, ओके।
बस सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं सिर्फ अभी ग्राफ ही करा रहा हूँ, सही है। अभी ये हॉल वोल्टेज तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, बल्कि ये कर लो। आ जाओ, ये कर लो, कौन करेगा? अब्दुल्ला जरा आ जाओ प्लीज, करवा दे यार। Hall probe एक मिनट is एक मिनट एक मिनट, ओके आ जाओ आ जाओ। यस। a Hall probe is placed at distance d from a long straight current carrying wire, as illustrated in Figure 5.1. The direct current in the wire is 4 amperes. Line XY is normal to the wire. The Hall probe is rotated about the line XY to the position where the reading VH of the Hall probe is maximum. The Hall probe is now moved away from the wire along the line XY on the axis of Figure 5.2. Sketch a graph to show the variation of the Hall voltage VH with distance x of the probe from the wire. Numerical values are not required on your sketch. हम्म। अच्छा जनाब, सो अब आपको जो है ना ये डी दिया हुआ है, सही है, और आपको हॉल वोल्टेज दिया हुआ है, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि भाई आपके पास जो है रीडिंग हॉल पर मैक्सिमम, ओके। सो इन्होंने आपको ये बता दिया कि भाई आपके पास जो है वो हॉल प्रॉप का आपने मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर लिया, सही है। एंड देन आपने उस हॉल प्रॉप को मूव अवे किया, सही है। तो अगर आप जो है दूर कर रहे हो तो जो वोल्टेज होगा, जो हॉल वोल्टेज होगा, वो आपके ख्याल में कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जैसे अब ये करंट कैरिंग वायर, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। करंट कैरिंग वायर है, आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर में से आपके पास जो है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ओके। एक चीज हो गई, Okay. सही है। तो अब जब इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं। जब इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, सही है। सो अब आपको दूसरी चीज पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज के अराउंड होती है, तो जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड करती है, जितनी दूर दूर जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होती जाती है, सही है। सिमिलर कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के साथ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ओके। कि अगर तुम Okay. प्लैनेट से दूर जाओगे तो ग्रेविटी वीक हो जाएगी, चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी, ओके। सो अब तुम्हारे पास, तुमने हॉल प्रॉप को एडजस्ट किया कि तुम्हारे पास इनिशियली मैक्सिमम आ जाए, ओके। और फिर जब तुम उसको फील्ड से दूर लेते जा रहे हो तो तुम्हें पता है कि फील्ड इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस। तो आपके पास जो है ये डिस्टेंस के साथ साथ ये वीक होती रहेगी, राइट। तो डिस्टेंस और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, सही है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके पास बन जाएगा। अच्छा, डी पे मैक्सिमम है, लेट्स से डी पे मैक्सिमम, सही है, डी पे मैक्सिमम, और यहाँ से लाइक दिस, ओके। जीरो पे टच नहीं कराना, एसिम्प्टोट बन जाएगा लाइक दिस, ओके। क्लियर है भाई, समझ रहे हैं? Thanks, sir. परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ, ये भी पढ़ लो। The Hall probe is now returned to the original position a distance d from the wire. At this point, the magnetic flux density due to the current in the wire is proportional to the current. That's a proportional. For a direct current of 4 amperes in the wire, the reading of the Hall probe is 3.5 millivolts. The direct current is now replaced by an alternating current of root mean square RMS value of 4 amperes. The अबे period of छोड़ this छोड़ alternating छोड़ छोड़, current. अबे अबे छोड़ छोड़ दे, ये ग्राफ बनेगा इसका, लेकिन जो हमने पढ़ा वो नहीं। ऑल्टरनेटिव Say. करंट आ रहे हैं, खैर एंजॉय करो। एक और ग्राफ कर ले, एक और ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद भागेंगे। एक ये ग्राफ हो सकता है, ये वाला ग्राफ तुम लोग कर लो, एक आखिरी ग्राफ करते हैं बस। आ, 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 ये कर लेते हैं, ये वैल्यूज वाला। ओके, आ जाओ भाई, कौन करा रहे हैं? इब्राहिम करा रहे हो? इब्राहिम करा दो प्लीज। एक मिनट, इन्होंने कुछ कोई कहानी दी हुई है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें तगड़ी किस्म की। ईएमएफ इंड्यूस हमें हमारे पास वहां से आएगी, करंट और ईएमएफ। वो ऊपर वाला कर लेते हैं, आसान है वो, ये वाला कर लेते हैं। आ जाओ, ये वाला करा दो प्लीज। और ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। जरा रीड कर लो प्लीज। A small coil of wire is situated in a non-uniform magnetic field. The coil consists of 40 turns of a wire and moves with a constant speed in a straight line. The coil has displacement x from a fixed point P. The variation with x of the magnetic flux phi in the coil is shown in figure 10.2. परफेक्ट है, सही है। नंबर ऑफ कॉइल्स ने दी हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ओके। हाँ जी, क्या करें? The coil is moved at constant speed between point P and the point where x equals to 3 centimeters. Change the
Calculate the change in magnetic flux linkage of the coil. ओके, अब देखो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो तुम्हें दे रखा है, तुम्हें फ्लक्स लिंकेज निकालना है। सो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई, और अगर तुम उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न कर दोगे तो फ्लक्स लिंकेज बन जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का तो हमारे पास फॉर्मूला ही बनता है। सही है। अब तुम्हें पता है कि चेंज तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तुमने कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x3 तक ना। तो 3 तक में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक में आ रहा है। ओके, सो ये तो तुम्हारे पास आ गया 2 का चेंज। सही। ओके, और 2 एक्सपोनेंट -6, और तुम्हारे पास n जो है वो उसमें तुम्हें दे रखे ऊपर 40 नंबर ऑफ टर्न है। सही, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो। सही हो गया, समझ लो भाई। जी। सही है। सो 80 हो जाएगा एक्सपोनेंट -6, सो 8 एक्सपोनेंट -5। ओके, क्लियर है, आगे आ जाओ। The EMF induced in the coil is 5 times 10 raised to negative 4 volts. Determine the speed of the coil. हम्म, अच्छा जनाब। सो उसने कहा कि कांस्टेंट स्पीड से चलो। कांस्टेंट स्पीड से अगर आप मूव करते हो तो क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिटरमिन द स्पीड ऑफ द कॉइल। सही है। हम तो इन्होंने हमें द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज, अच्छा यहाँ से हम जो है इस चीज़ को यूज़ करके हम टाइम निकाल सकते हैं। सही है। एंड डिस्टेंस हमें पता है, हम ग्राफ से देख के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सही है। सो टाइम टेकन। अच्छा जी, सो अगर तुम देखो भाई हमारे पास आता है, सो ई एम एफ इंड्यूस इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई टाइम्स एन ओवर डेल्टा टी, राइट। मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हम ऊपर निकाल चुके हैं। सही है, ये रहा 8 एक्सपोनेंट 5 -5, 8 एक्सपोनेंट -5। ओके, ई एम एफ इंड्यूस हमें दिया हुआ है। सही है, 5 एक्सपोनेंट -4। ओके, टाइम हमें निकालना है, सो डिवाइड कर दो, 5 एक्सपोनेंट -4। सही, यहाँ से आपके पास आ जाएगा टाइम, इस टाइम को रख देना आपने यहाँ पे। सही, और डिस्टेंस जो है वो हम 3 मीटर तक के काम कर रहे हैं, तो 3 मीटर का डिस्टेंस आ, 3 मीटर है सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सही। सो 3 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास आ रहा है। जरा निकाल दो प्लीज, कैलकुलेटर लेके बैठा भाई। ये इब्राहिम निकाल लो क्या? जी सर। एक ओके, मिनट निकाल। भी। 1875 स्पीड है। 1875, इतनी ज़्यादा? नीचे आपके पास आएगा एक्सपोनेंट -1, ऊपर एक्सपोनेंट -2, इतनी ज़्यादा कैसे आ रही है भाई? एक्सपोनेंट कुछ नहीं है। सॉरी सर, 18.75 है। माय बैड। 18 नहीं, पॉइंट, ओ, उल्टा और कम होगा। ऊपर ऊपर एक्सपोनेंट -2 है, नीचे एक्सपोनेंट -1 है। ओके, अच्छा मैंने वो स्क्वायर पढ़ा था ऊपर का, वो माइनस देखा मैंने। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास 0.18। ओके, या 19 ले लो, 0.19। सही है। ओके, हाँ लास्ट जी। पार्ट, लास्ट पार्ट ये कर लो। On figure 10.3, sketch the variation with x of the EMF E induced in the coil for values of x from x equal to 0 to x equal to 6 centimeters. ओके, अब देखो सीन ये है कि आपको यहाँ पे एक्सेस तो नहीं दी हुई, वाई वाई एक्सेस पे कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक्स एक्सेस की वैल्यू दी हुई। ओके, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे बस सिर्फ जो है अपने अंदाजे से बनाना है, एक्स एक्सेस को आपने ध्यान में रखना है। सही है। और आपने क्या चीज़ कन्वर्ट करनी है, इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है, राइट। और ईएमएफ इंड्यूस और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जो रिलेशन होता है वो आपके पास डायरेक्टली रिलेशन होता है। सही है कि फ्लक्स इज बेसिकली बी ए साइन थीटा। ओके, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ बेसिकली सेम दिखेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। सही है। सो 3 पे आपके पास जो है वो
अच्छा जी, तो 3 और फिर आपके पास ये ऊपर जाएगा। और ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या किस चीज़ की लाइन बनाई हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, क्या मैं इसको अच्छा हम ईएमएफ इंड्यूस से रिलेट करें, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। मैं इसको बी से रिलेट कर रहा हूँ। सो ईएमएफ इंड्यूस का आपके पास हो जाएगा पाई इंटू एन डिवाइडेड बाय, सॉरी हाँ, डेल्टा फाई इंटू एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। तो ऊपर वाले ग्राफ का बेसिकली ग्रेडियंट आपको जो है ना वो नीचे ड्रॉ करना होगा। ओके, सो अब अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो एक ये वाला ग्रेडियंट छोटा है, ये वाला ग्रेडियंट बड़ा है। एक बात तो आपको समझ में आ गई, सही है। और एक ग्रेडियंट पॉजिटिव में, एक ग्रेडियंट नेगेटिव में, सही है। तो पहला वाला नेगेटिव में, दूसरा वाला पॉजिटिव में, सही। पहला वाला ग्रेडियंट छोटा है, दूसरा वाला ग्रेडियंट बड़ा है, राइट। बस सिर्फ आपको ये 3 का ध्यान रखना है कि 3 तक जो है वो आपके पास 3 तक आपके पास जो है वो एक ग्रेडियंट है, सही है। और यहाँ तक आपके पास दूसरा ग्रेडियंट है। आप इसका उल्टा भी बना सकते हो, आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, सही है। मतलब आप नीचे नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो और आप जो है वो पॉजिटिव तक भी ले जा सकते हो। ओके, वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब आप ये कहोगे कि भाई हमारे पास जो ई एम एफ इज इक्वल टू नेगेटिव बैंड टाइन होता है, तो उस वजह से हमारे पास जो पहला ग्राफ था, ऑल्दो पहला ग्राफ हमारे पास जो है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव में था, तो हमने पॉजिटिव बनाया, राइट। क्योंकि बैंड टाइन में जो फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आता है वो हमें पॉजिटिव ग्रेडियंट के बारे में बताएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू के बारे में बताएगा, सही, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ ग्राफिक कॉन्सेप्ट है, सही। कल वाली क्लास में, जब कल से पहले पहले कोशिश करूंगा मैं लेक्चर अपलोड कर दूं, कल वाली क्लास में हमने इसके क्वेश्चन वगैरह करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हम फिर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है बीच में, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो निपटा देंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, सही है? चलो, चलिए जनाब, बस आज के लिए इतना ही था। ओके, चलिए, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।